जा रहे हैं एडवर्ड सीरियल सर्च के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड सीरियल सर्च में इसके साथ साथ हम देखेंगे इसमें मिनी मैक्स सर्च, अल्फ़ा बीटा सर्च, इवैल्यूएशन फंक्शन और इफेक्टिव मैक्स। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कई सारे इन्वायरमेंट्स मिल सकते हैं, जो कि हो सकता है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जिसको आप पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकें, या फिर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सकता है आपको जिसको कि आप पार्शियली ऑब्ज़र्व कर सकें। इसके अलावा किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको या तो सिंगल एजेंट या फिर बहुत सारे मल्टीपल एजेंट्स के साथ वर्क करना पड़ सकता है। जो थर्ड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट होता है वो होता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोचैस्टिक, और फोर्थ होता है एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल, और फिफ्थ होता है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। जो भी आपके एजेंट्स होते हैं वो एजेंट्स सेंसर्स या फिर एक्चुएटर होते हैं, जो कि कुछ एक्शंस करते हैं एनवायरनमेंट को, और या फिर एनवायरनमेंट से भी कुछ चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिसे परसेप्ट्स कहा जाता है, और ये सारे एनवायरनमेंट पे भी कुछ प्रभाव डालते हैं एजेंट्स, इन्हें कहा जाता है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं गेम प्लेइंग स्टेट ऑफ द आर्ट में। 1994 में एक चेकर्स नाम का गेम था जिसमें चिनूक ने एंडेड किया था 40 ईयर रेंग ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड चैम्पियन मेरोन टिंसले का। इसके लिए यूज़ किया गया था सर्च प्लस एक एंड गेम डेटाबेस, जो जिसमें कि डिफ़ाइन किया गया था परफेक्ट प्ले फॉर ऑल पोजीशन, जिसमें इन्वॉल्व हुआ था 8 या ज़्यादा कम पीस ऑन द बोर्ड, जिसमें टोटल ऑफ 443, 748, 401, 247 पोजीशन थे, और चेकर्स इज़ नाउ सॉल्व। यानी कि चिनूक नाम के एक कंप्यूटर ने 40 ईयर के 40 साल से ह्यूमन वर्ल्ड चैम्पियन मेरिन टिंसले को हरा दिया था। इसमें यूज़ किया गया था सर्च प्लस एंड गेम डेटाबेस, जिसमें डिफाइन किया गया था परफेक्ट प्ले सारे पोजीशन के लिए, जिसमें इन्वॉल्व हुआ था 8 या फिर ज़्यादा फ्यूअर पीसेस ऑन द बोर्ड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितने थे 443, 748, 401 और 247। गेम प्लेइंग स्टेट ऑफ आर्ट का सेकेंड एग्जाम्पल था 1997 में चेस। डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने डिफीट किया था ह्यूमन वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कास्परोव को एक 6 गेम मैच में। डीप ब्लू ने एग्जामिन किया था 200 मिलियन पोजीशंस पर सेकेंड, जिसमें उसने यूज़ किया था बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इवेल्युएशन और एक अनडिस्क्लोज मेथड फॉर एक्सटेंडिंग सम लाइन्स ऑफ सर्च अप टू 40 प्लाई। करेंट प्रोग्राम्स अभी इवन बेटर हो गए हैं, यदि और पहले के तो ज़्यादा लेस हिस्टोरिक थे। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि डीप ब्लू नाम के व्यक्ति ने डिफीट किया था ह्यूमन वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कास्परोव को एक 6 गेम मैच में। नेक्स्ट जो है गेम प्लेइंग स्टेट ऑफ द आर्ट में वो दिया गया है गो बी ग्रेटर देन 300 फैक्टोरियल। इसमें प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च, इसके साथ साथ पैटर्न केबीस। 2015 में अल्फ़ा गो ने बीट किया था यूरोपियन गो चैम्पियन फैन हुई को, जिसका नाम 210 था 50 से, और 2016 में अल्फ़ा गो ने बीट किया था ली सेडल को 910 4-1 वे। गेम प्लेइंग स्टेट ऑफ आर्ट का नेक्स्ट एग्जांपल है ओथेलो। इसमें ह्यूमन चैम्पियंस ने कंप्यूटर्स के अगेंस्ट कम्पीट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कंप्यूटर इतना इफ़िशिएंट था और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था ह्यूमन से कि वह बार बार उनको हरा देता था। ओथेलो गेम में वाइट और ब्लैक डॉट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर इन डॉट्स में हमको यह देखना होता है कि ब्लैक और वाइट डॉट्स में से जो डॉट्स ज़्यादा एरिया या ज़्यादा पोजीशंस कवर करता है वो विनर माना जाता है। गेम प्लेइंग स्टेट ऑफ द आर्ट में नेक्स्ट एग्जांपल है पैकमैन। इसका जो प्रोबेबिलिटी रहता है वह अननोन होता है, क्योंकि पैकमैन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉट्स और बहुत सारे वेज हैं, जहाँ पर आपको पोर्शन को
क्वेश्चन को ग्रैप्स करना है और रेड और ब्लू जो डेविल्स हैं उनसे आपको बचना है। यदि आप रेड और ब्लू डेविल से टकरा जाएंगे तो आप गेम में तुरंत डेड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में। तो दो तरह के गेम हो सकते हैं, एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले। तो यहाँ पर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम्स में आते हैं चेस, चेकर्स, गो, ओथेलो। यह डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और इसमें जो चांस होता है कि बैकगैमन हो या फिर मोनोपोली हो, यानी कि या तो ड्रॉ हो या फिर एक ही व्यक्ति बार बार जीतता रहे, ऐसा भी हो सकता है। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में जो गेम्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रेटेजो। इसमें चांस में और स्ट्रेटेजो होता है, इसमें इसके एग्जांपल में आते हैं ब्रिज, पोकर, स्क्रैबल और न्यूक्लियर वॉर्स। इसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं स्ट्रेटेजो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स 1, 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं डिटर्मिनिस्टिक गेम्स के बारे में। बहुत सारे पॉसिबल फॉर्मलाइजेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टेट्स एस, जो कि स्टार्ट होता है एट S0, प्लेयर्स P=1 एंड यूजली टेक टर्न्स। एक्शन ए, यह डिपेंड कर सकता है प्लेयर या स्टेट पे। ट्रांजिशन फंक्शन S/A, S टर्मिनल टेस्ट STF, टर्मिनल यूटिलिटीज S/P ट्रांसफर टू R। सॉल्यूशन किसी भी प्लेयर के लिए वो होता है पॉलिसी S ट्रांसफर टू A। ज़ीरो सम गेम्स में आप ये देख सकते हैं कि एजेंट्स के अपोजिट यूटिलिटीज़ होते हैं जो कि वैल्यूज़ होते हैं और आउटकम्स। जनरल गेम्स में एजेंट्स के इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होते हैं जो कि वैल्यूज़ होते हैं आउटकम्स के। मान लीजिए हम सोचते हैं एक सिंगल वैल्यू के बारे में जो कि मैक्सिमाइज़ करेंगे और अदर उसको मिनिमाइज़ करेंगे। इसमें एडवर्सियर और प्योर कंपटीशन होता है। जनरल गेम्स में कोऑपरेशन होता है, इंडिफरेंस होता है और कंपटीशन के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और जनरल गेम्स होता है मोर रेटर ऑन नॉन जीरो सम गेम। डिटर्मिनिस्टिक सिंगल प्लेयर में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आपको रूल्स पता होते हैं, एक्शन का इफ़ेक्ट्स पता होता है और विनिंग स्टेट्स भी पता होता है। एग्जांपल के लिए फ्री सेल में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 या 3 यूज़र जनरली सिंगल यूज़र होते हैं और फ्री सेल कंप्यूटर के साथ खेला जाता है। इसमें आपको पर्टिकुलर सेल पे टैप करना होता है और उस टैप करने के बाद उससे रिलेटेड सेल फिल हो जाते हैं और उसके रिस्पांस में कंप्यूटर भी कुछ सेल्स को फिल करता है। और उसके बाद होता है 8 पज़ल भी जनरली सिंगल प्लेयर गेम है जो कि कंप्यूटर के साथ खेला जाता है या फिर बिना कंप्यूटर के भी खेला जा सकता है। इसमें आपको 1 से लेके 8 तक के डिजिट्स फिल करने होते हैं एक स्क्वायर बॉक्स में। और रूबिक्स क्यूब भी सिंगल प्लेयर गेम है। इसमें आपको सारे कलर्स के क्यूब्स को एक साइड पे लाना होता है। जो आपका डिटर्मिनिस्टिक सिंगल प्लेयर है वो जस्ट एक सर्च की तरह होता है जिसमें स्लाइड इंटरप्रिटेशन होता है। प्रत्येक नोड स्टोर करता है एक वैल्यू को और बेस्ट आउटकम रीच हो सकता है। यह मैक्सिमम आउटकम होता है इसके चिल्ड्रन का मैक्स वैल्यू। यहाँ पर आपको यह बात नोट करना है कि हमारे पास पास सब नहीं होता है एज बिफोर। यूटिलिटीज़ एट एंड सर्च होने के बाद हम पिक कर सकते हैं मूव जिससे कि हमें मिलेगा बेस्ट नोड। डिटर्मिनिस्टिक टू प्लेयर गेम्स के एग्जांपल हैं टिक-टेक-टू, चेस एंड चेकर्स। टिक-टेक-टू में 2 प्लेयर्स का यूज़ हो सकता है जो कि रिस्पेक्टिवली क्रॉस या फिर सर्कल को फिल करते हैं। चेस में मूव्स होते हैं और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स होते हैं और इसमें 64 ब्लॉक्स होते हैं। जीरो सम गेम्स में एक प्लेयर मैक्सिमाइज़ करता है रिज़ल्ट को और दूसरा प्लेयर मिनिमाइज़ करता है रिज़ल्ट को। डिटर्मिनिस्टिक 2 प्लेयर्स गेम्स में जैसे कि हमने आपको बताया एग्जांपल में टिक-टेक-टू, चेस और चेकर्स होता है और यह एक ज़ीरो सम गेम्स होता है, यानी कि एक प्लेयर मैक्सिमाइज़ करता है रिज़ल्ट को और दूसरा मिनिमाइज़ करता है रिज़ल्ट को।
जैसे कि मान लीजिए मैक्स, जो भी आपका मिनी मैक्स सर्च है उसमें एक स्टेट स्पेस सर्च ट्री होता है। प्लेयर्स के पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं और वह प्लेयर चूज़ करते हैं मूव टू पोजीशन विथ हाईएस्ट मिनी मैक्स वैल्यू, और बेस्ट अचीवेबल होता है यूटिलिटी अगेंस्ट बेस्ट प्ले। जैसे कि यदि सपोज़ किसी गोल को अचीव करने के लिए मैक्स ने कुछ कंडीशंस लगाए, तो वो हो सकते हैं 8 और 2, और मिन के लिए हो सकते हैं 5 और 6। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टिक टेक टू गेम ट्री में मान लीजिए आपने चूज़ किया है x, और उस x की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपके पास और अल्टरनेटिव्स में क्या है कि आप x को फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में दें, और तीसरा अल्टरनेटिव है कि आप x को फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में दें। फोर्थ अल्टरनेटिव क्या है आपके पास कि आप x को सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में दें। फिफ्थ अल्टरनेटिव आपके पास क्या है कि आप x को सेकंड रो के सेकंड कॉलम में दें। सिक्स्थ अल्टरनेटिव क्या है आपके पास कि आप x को सेकंड रो के थर्ड कॉलम में दें। नेक्स्ट अल्टरनेटिव आपके पास क्या है कि आप x को थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में दें। अगला अल्टरनेटिव क्या है कि आप x को थर्ड रो के सेकंड कॉलम में दें। और अगला अल्टरनेटिव आपके पास क्या हो सकता है कि आप x को थर्ड रो के थर्ड कॉलम में दें। तो अपोनेंट क्या करेगा, जो भी आप पोजीशन देंगे, जो भी आप अल्टरनेटिव या जो भी आप पोजीशन देंगे, उसके उस पोजीशन को छोड़ के जो पोजीशन खाली है उस पोजीशन पे आपका अपोनेंट सर्कल को मार्क कर सकता है। मान लीजिए आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम चूज़ किया, तो अपोनेंट ओ को, और मान लीजिए अपोनेंट ने सर्कल को फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में फिल किया, और अपोनेंट के पास एक और चॉइस ये है कि वह उस सर्कल को फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में भी में प्लेस कर सकता है, फर्स्ट रो के और सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में भी फिल कर सकता है। इसके अलावा अपोनेंट्स फर्स्ट रो के सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, और इसी तरह थर्ड रो के किसी भी कॉलम में सर्कल को प्लेस कर सकता है। इसके बाद आप दोबारा चूज़ करेंगे। अब मान लीजिए आपने नेक्स्ट जो चॉइस किया वह किया है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, या फिर आपके पास एक और चॉइस है कि आप सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में या फिर सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में क्रॉस को पुट करें। तो अपोनेंट के पास भी डिफरेंट चॉइस रहेगी और आपके पास भी डिफरेंट चॉइस रहेगी। लास्ट में जो विन और लूज़ का जो फैक्टर है वो कैसे डिसाइड होगा कि यदि आप सर्कल एक वर्टिकल में प्लेस कर ले रहे हैं 3 सर्कल्स लगातार, तो आप विन हो जाएंगे। और ये होगा, इसमें यूटिलिटी कहलाएगी -1। और मान लीजिए आपने और अपोनेंट दोनों ने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस में क्रॉस और सर्कल को पुट किया कि किसी के भी 3 कंसेक्यूटिव पेयर नहीं बना, तो कोई भी विनर नहीं होगा। अब मान लीजिए जो x यानी कि आप जो हैं आप एक डायगोनल में पुट कर ले रहे हैं क्रॉस को, तो आप विनर हो जाएंगे +1। प्रीवियसली सिंगल एजेंट ट्री में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास पैकमैन नाम का गेम था उसमें हमें कुछ पोर्शन को ग्रेस्प करना है। तो पोर्शन को ग्रेस्प करने की भी कई सारे पॉसिबिलिटी होते हैं कि आप पोर्शन से काफ़ी दूर हैं, आप पोर्शन अगले डायरेक्शन में है लेकिन आप पोर्शन की रिवर्स डायरेक्शन में हैं, आप पोर्शन से कभी काफ़ी पास हैं। और जो आपका थर्ड रो में जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि आप पोर्शन से काफ़ी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। और थर्ड रो में जो सेकेंड सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि आप पोर्शन के राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और थर्ड रो के जो थर्ड सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि आप पोर्शन से काफ़ी पास जा रहे हैं। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है उसमें आप पोर्शन को कलेक्ट कर चुके हैं। यानी कि इस गेम में आपका जो रिज़ल्ट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस पोर्शन से कितने डिस्टेंस पे हैं, या फिर आप किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। प्रीवियसली वैल्यू ऑफ स्टेट में क्या होता है, बेस्ट अचीवेबल आउटकम में होता है यूटिलिटी फ्रॉम दैट स्टेट।
तो सबसे इसमें जो बेस्ट अचीवेबल आउटकम कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा आउटकम नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 नंबर 7 माना जाएगा, यानी कि थर्ड रो का फोर्थ सेक्शन। इसमें आप पोर्शन को कलेक्ट कर चुके हैं। और साथ में इसमें हमको देखना होता है नॉन टर्मिनल स्टेट्स वी एस इक्वल मैक्स वी एस डैश इक्वल टू चिल्ड्रन एस। और साथ में आपको स्टेट्स भी देखने होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड रो का फर्स्ट सेक्शन है उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आप पोर्शन को कलेक्ट कर सकें। सेकेंड में जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप पोर्शन को कलेक्ट कर सकें। थर्ड में और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप पोर्शन को कलेक्ट कर सकें। और फोर्थ में तो आपने पोर्शन को कलेक्ट ही कर लिया है। यदि आप इसी में एडवर्सियल गेम ट्री का इस्तेमाल करें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू इंटीरियर डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए आप पोर्शन को कलेक्ट करने जा रहे हैं और उसके जस्ट बगल में क्या है, डेविल है, तो हो सकता है आप पोर्शन को कलेक्ट करने के पहले ही डेविल आपको डेड कर दें। सेकेंड रो के फर्स्ट सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि आप पोर्शन से रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसी पोर्शन के पीछे आ रहा है डेविल। और सेकेंड रो के सेकेंड सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि जब आप पोर्शन को कलेक्ट करने जा रहे हैं तो डेविल उसके बहुत पास में, तो यहाँ पर आपके डेड होने की प्रायोरिटी बहुत ही हाई है। थर्ड रो के फर्स्ट सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि आप पोर्शन के किसी भी पोर्शन के आसपास भी नहीं है, लेकिन डेविल आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो आपको अपना रूट जल्दी से जल्दी बदलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो आपकी पॉसिबल वैल्यू -20 और -8 ली गई है। जो थर्ड रो के सेकंड सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि आप पोर्शन से थोड़ा डिस्टेंस पे जा रहे हैं और उसी पोर्शन के जस्ट पीछे क्या है, डेविल है, रेड डेविल है। तो इसीलिए जो आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, -8 -18 और -5। थर्ड रो के थर्ड सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि पोर्शन के आपके पास डेविल बहुत पास आ गया है, तो आपके जो डेड होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 और +4। थर्ड रो के फोर्थ सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि आप पोर्शन से नज़दीक हैं और डेविल आपसे दूर है, यानी कि यहाँ पर आपके डेड होने की जो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है और आपके पोर्शन को कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए जब आप पोर्शन को कलेक्ट करेंगे उसके जस्ट बाद आपको अपना डायरेक्शन भी चेंज करना है। अब इसी को यदि आप मिनी मैक्स वैल्यू के टर्म्स से देखें तो स्टेट्स अंडर एजेंट्स कंट्रोल में हमको कैलकुलेट करना होता है वी एस इक्वल मैक्स वी एस डैश एस डैश इक्वल टू सक्सेसर एस। और स्टेट्स अंडर अपोनेंट्स कंट्रोल उसमें होगा वी एस डैश इक्वल मिन वी एस एस इक्वल टू सक्सेसर एस डैश। यानी कि जहाँ जहाँ पर जो रेड वाला सेक्शन है वो अपोनेंट के कंट्रोल में है और जहाँ जहाँ पर रेड का आया है और जहाँ जहाँ पर ब्लू वाला एरो आया है वहाँ पर स्टेट जो है आपके कंट्रोल में है, एजेंट के कंट्रोल में। तो जहाँ पर -8 दिया गया है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप डेविल से दूर हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। -5 वहाँ भी आप डेविल से दूर हैं, आप वहाँ भी स्किप कर सकते हैं, भाग सकते हैं, डेविल से बच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर -10 दिया वहाँ पर आप डेविल से नहीं बच पाएंगे। और जहाँ पर +8 दिया है वहाँ पर आप पोर्शन भी कलेक्ट कर लेंगे और डेविल से भी बच जाएंगे। इसके जस्ट ऊपर आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड रो के फर्स्ट सेक्शन में आप डेविल से बच सकते हैं, लेकिन आप पोर्शन को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड रो के सेकेंड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आप यदि पोर्शन को कलेक्ट करने जाएंगे तो डेविल आपको डेड कर देगा। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि टर्मिनल स्टेट्स वी एस क्या है, नोन है। यदि आप इसी को मिनी मैक्स इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस केस की फॉर रिकर्शन। तो यहाँ पर हम आपको यह बताएंगे कि यदि हम डिफाइन करेंगे मैक्स वैल्यू स्टेट का और यदि लीफ स्टेट पे है तो रिटर्न होगा यू स्टेट पे, इनिशियलाइज होगा v इक्वल -इन्फिनिटी फॉर ईच सी इन चिल्ड्रन स्टेट। v क्या होगा, मैक्स v मिन माइनस वैल्यू c और रिटर्न होगा v। यदि आप डिफाइन करेंगे मिन वैल्यू स्टेट को तो लीफ स्टेट रिटर्न यू स्टेट, इनिशियलाइज v इक्वल +इन्फिनिटी फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, जहाँ पर v इक्वल मिन v मैक्स वैल्यू c
रिटर्न होगा वी, वी एस डैश इक्वल मिन वी एस एस इक्वल टू सक्सेसर एस। कॉन्क्रीट मिनीमैक्स एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के केसेस हैं, A1, A2, A3, और ये सारे मैक्स केसेस हैं। यदि आप इनका मीन वैल्यू देखें तो आपको मिल सकता है A11 के लिए 3, A12 के लिए 12, A13 के लिए 8। A2 से यदि हमको A21 पे जाना है तो मिल सकता है 2, A2 से A22 4, A2 से A23 6, A3 से A31 14, A3 से A32 5 और A3 से A33 2। यदि मिनीमैक्स एग्जांपल को और फर्दर कंटिन्यूस करें तो A1 वाला जो है वो ग्रीन एरिया है, 3 से A1 का डिस्टेंस है 3 से A2 का डिस्टेंस है 2 और 3 से A3 का डिस्टेंस है 2। अब 3 से यदि आप A11 पे जाएं तो आपको डिस्टेंस मिलेगा 3 से A12 12, 3 से 8, 2 से A21 2, 2 से A22 4 और 2 से A23 6 और 2 से A31 14, 2 से A32 5 और 2 से A33 2। क्विज़ में जैसे आप देख रहे हैं कि 3 पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट 9 पॉइंट्स गेन कर सकता है, सेकंड पार्टिसिपेंट 1 पॉइंट और थर्ड पार्टिसिपेंट 8 पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि जो आपका सेकंड पार्टिसिपेंट है वह 5, सेकंड जो पार्टिसिपेंट है उसको पॉइंट्स मिल सकते हैं 5 और 3, और थर्ड पार्टिसिपेंट को पॉइंट मिल सकते हैं 2 7 और 8। मिनी मैक्स के प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिमल होता है हाँ, क्योंकि यह अगेंस्ट होता है परफेक्ट पेयर अदरवाइज, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है OBM, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है OBM। चेस के लिए B इक्वल 35, M इक्वल 100। एग्जैक्ट सॉल्यूशन कम्प्लीटली इनफिजिबल होता है, लेकिन क्या हमें ज़रूरत है कि हम एक्सप्लोर करें पूरे ट्री को। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एवेल्यूएट करें एवरी नोड को। तो यहाँ पर हर नोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, A1 A2 A3 और लास्ट में जो वैल्यूज़ हमको मिले वो मिले 3 12 8 2 4 6 14 5 2। और यह होता है प्रोग्रेस ऑफ सर्च। अल्फ़ा बेटा प्रूनिंग एग्जांपल में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 3 और लेस देन इक्वल 2 इनको कंपेयर करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल 3 में 3 12 8 ये ओके है, और यदि आप सेकेंड सेक्शन A2 में लेस देन इक्वल 2 लेते हैं तो सिर्फ 1 मिलेगा और बाकी 2 को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और यदि आप A3 के लिए जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल 3 पे तो 14 और 5, और लेकिन आपको A3 वाले सेक्शन कोई मैटर नहीं करेगा और आपको इसको एवेल्यूएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बेटा क्विज में आप देख सकते हैं कि सर्च डेप्थ फर्स्ट का इस्तेमाल हुआ है और लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या सारे नोड्स मैटर करेंगे। जैसे कि A और D कनेक्टेड है फर्दर 2 सेक्शन से, और B और C कनेक्टेड है 10 और 8 से, और E है 4 से। यहाँ पर आपको F की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको F को एलिमिनेट कर देंगे। और इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो A कनेक्टेड है B और E से, B और E कनेक्टेड है C D F और G से, I कनेक्टेड है J और K से, और L कनेक्टेड है M और N से। तो यहाँ पर L वाले सेक्शन की ज़रूरत नहीं है और G वाले सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा बेटा प्रूनिंग, अल्फ़ा क्या होता है, मैक्स का बेस्ट चॉइस होता है ऑन पाथ टू रूट। यदि N बिकम होता है वर्स देन अल्फ़ा तो मैक्स उसे अवॉइड करता है, सो कैन स्टॉप कंसिडरिंग एंस अदर चिल्ड्रन। डिफाइन करते हैं हम बीटा सिमिलरली टू मिनिमम। मीन मैक्स इम्प्लीमेंटेशन, डिफाइन करना है हमको मैक्स वैल्यू स्टेट। यदि लीफ स्टेट पे है तो आपको रिटर्न करना है यू स्टेट पे, इनिशलाइज करना है v इक्वल माइनस इन्फिनिटिव फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, v इक्वल मैक्स v मीन वेल c रिटर्न v।
डिफाइन मीन वैल्यू स्टेट, इफ लीफ स्टेट, रिटर्न यू स्टेट, इनिशलाइज v इक्वल प्लस इन्फिनिटी फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, v इक्वल मीन v, मैक्सवेल c, रिटर्न v. अल्फ़ा बीटा इम्प्लीमेंटेशन. अल्फ़ा मैक्स बेस्ट ऑप्शन ऑन पाथ टू रूट, बीटा मीन्स बेस्ट ऑप्शन ऑन पाथ टू रूट. डेफ मैक्सवेल स्टेट अल्फ़ा बीटा, इफ लीफ स्टेट, रिटर्न यू स्टेट, इनिशलाइज v इक्वल माइनस इन्फिनिटी फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, v इक्वल मैक्स v, मीन वैल c अल्फ़ा बीटा, रिटर्न v. यदि हमको डिफाइन करना है मैक्स मिनिमम वैल्यू स्टेट को, तो मीन वैल्यू स्टेट अल्फ़ा बीटा, इफ लीफ स्टेट, रिटर्न यू स्टेट, इनिशलाइज v इक्वल प्लस इन्फिनिटी फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, v इक्वल मीन v, मैक्सवेल c अल्फ़ा बीटा, रिटर्न v. अल्फ़ा बीटा इम्प्लीमेंटेशन में हम इस्तेमाल करेंगे अल्फ़ा और बीटा का. अल्फ़ा क्या होता है? मैक्स का बेस्ट ऑप्शन होता है ऑन पाथ टू रूट. बीटा क्या होता है? मीन्स बेस्ट ऑप्शन ऑन पाथ टू रूट. यदि हम दोबारा डिफाइन करें मैक्सवेल को स्टेट अल्फ़ा बीटा में, और यदि लीफ होता है स्टेट तो रिटर्न होगा यू स्टेट पे, उसके बाद इनिशलाइज होगा v इक्वल माइनस इन्फिनिटी फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, v क्या होगा? v इक्वल मैक्स v, मीन वैल c अल्फ़ा बीटा. यदि v ग्रेटर दैन इक्वल टू बीटा होगा तो रिटर्न होगा v. अल्फ़ा इक्वल मैक्स अल्फ़ा v, रिटर्न होगा v. यदि उसके बाद हम दोबारा डिफाइन करें मिनिमम वैल्यू को स्टेट अल्फ़ा बीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी ई एफ मीन वैल स्टेट अल्फ़ा बीटा, इफ़ लीफ स्टेट होगा तो रिटर्न होगा यू स्टेट को, इनिशलाइज होगा v इक्वल प्लस इन्फिनिटी फॉर ईच c इन चिल्ड्रन स्टेट, v होगा इक्वल मीन v, मैक्सवेल c अल्फ़ा बीटा, इफ़ v लेस देन इक्वल अल्फ़ा, रिटर्न v, बीटा इक्वल मीन b v. अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? इस प्रूनिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ऑन फाइनल रिजल्ट्स एट द रूट. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन वह करेक्टली बाउंड होते हैं. गुड चाइल्ड ऑर्डरिंग इम्प्रूव करता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग. परफेक्ट ऑर्डरिंग के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रॉप होती है टू O(m)2. डबल्स होता है सॉल्वेबल पाथ, लेकिन कंप्लीट सर्च ऑफ कॉम्प्लेक्स गेम एग्जांपल चेस इज़ स्टिल होपलेस. रिसोर्स लिमिट प्रॉब्लम. रियलिस्टिक गेम्स में हम सर्च नहीं कर सकते हैं लीव्स पे. सॉल्यूशन क्या होता है इसका? डेप्थ लिमिटेड सर्च. कंप्लीट में सर्च करने के बजाय हम एक लिमिटेड डेप्थ में सर्च करते हैं ट्री में. रिप्लेस करते हैं टर्मिनल यूटिलिटीज विथ एन इवेल्यूएशन फंक्शन फॉर नॉन टर्मिनल पोजिशन. एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास 3 मिनिमम मूव हैं, और तो हम मूव कर सकते हैं 1 m नोड्स पर सेकेंड. हम चेक कर सकते हैं 200 m नोड्स पर मूव. अल्फ़ा बीटा रीच होता है अबाउट डेप्थ 10, जो कि डिसेंट चेस प्रोग्राम होता है. गारंटी ऑफ ऑप्टिमल प्ले गॉन होता है. मोर प्लाइज ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं. डेप्थ मैटर्स. इवैल्यूएशन फंक्शन हमेशा इम्परफेक्ट होते हैं. डीपर इन द ट्री द इवैल्यूएशन फंक्शन बुलेट, तो लेस द क्वालिटी ऑफ द इवैल्यूएशन फंक्शन मैटर्स. गुड एग्जांपल ऑफ द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटेशन. इटरेटिव डीपनिंग यूज़ करता है DFS एज अ सब रूटीन. हमें करना होता है एक DFS जो कि सिर्फ सर्च करता है फॉर पाथ ऑफ लेंथ 1 और लेस. DFS गिव्स अप ऑन एनी पाथ ऑफ लेंथ 2. यदि 1 फेल होता है तो हमें एक DFS करना होता है जो कि ओनली सर्च करता है पाथ्स ऑफ लेंथ 2 और लेस. यदि 2 फेल होता है तो हमें करना होता है एक DFS जो कि केवल सर्च करता है पाथ्स ऑफ लेंथ 3 और लेस एंड सो ऑन. कैन वन अडॉप्ट 2 गेम्स टू मेक एनी टाइम एल्गोरिथम. ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन जो कि स्कोर करता है नॉन टर्मिनल्स को. यदि हम देखते हैं कि ब्लैक टू मूव तो वाइट स्लाइटली बेटर करेगा, और यदि हम देखते हैं कि वाइट टू मूव तो ब्लैक विनिंग होगा. आइडियल फंक्शन ये होता है कि रिटर्न करते हैं ट्रू यूटिलिटी ऑफ द पोजीशन. इन प्रैक्टिस हमें एक ज़रूरत पड़ती है सिंपल और फास्ट अप्रॉक्सीमेशन की. टिपिकली वेटेड लीनियर सम ऑफ फीचर्स होता है. एग्जाम्पल F1S इक्वल नम वाइट क्वींस माइनस नम ब्लैक क्वींस एट्सेट्रा.
eval s इक्वल W1F1s प्लस W2F2s प्लस WNFNS। इवेल्यूएशन फॉर पैकमैन में हमको ये भी देखना होता है कि प्लेयर की पोजीशन क्या है, वह पोजीशन से कितनी दूर है या पास है, और साथ में रेड डेविल और ब्लू डेविल्स की पोजीशन क्या है। तो हमको यहाँ पर देखना होगा कि कौन से फीचर्स गुड होंगे फॉर पैकमैन। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे eval s इक्वल W1F1s प्लस W2F2s प्लस डैश WNFNS। क्या एल्गोरिथम यहाँ पर लगा सकते हैं, अल्फ़ा बीटा डेप्थ 4 और सिंपल इवेल्यूएशन फंक्शन का इस्तेमाल हो सकता है। इनिशियली प्लेयर का स्कोर है 0, लेकिन जैसे जैसे वो पोजीशन कलेक्ट करेगा उसका स्कोर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपको इस गेम में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको डेविल से बचना है और साथ में लगातार पोजीशन को कलेक्ट करते जाना है। और यदि डेविल आपके सामने आ जाए तो आपको अपनी पोजीशन को तुरंत चेंज करना है। लेकिन यदि दोनों साइड से डेविल आ जाए और आप किसी पाथ के बीच में हैं तो आप डेविल से नहीं बच पाएंगे और आप प्लेयर डेड हो जाएगा और गेम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा डेप्थ 4 का इस्तेमाल होता है जो कि एक बेटर इवेल्यूएशन फंक्शन है। यहाँ पर आपको देखना है कि वाई पैकमैन स्टॉप्स। पैकमैन यहाँ पर जो है आपका वो प्लेयर है जो कि पोजीशन को कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ फॉलो करने होते हैं कि आपको जैसे जैसे डॉट को आप ईटिंग करेंगे या पोजीशन को कलेक्ट करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा आप डॉट्स को ईट करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और जब आप सारे डॉट्स को ईट कर चुके हैं तो आपको और ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए आपको साथ साथ वेट भी करना है और ताकि आप डेविल से बच सकें, और साथ ही साथ आपको ईटिंग पे भी ध्यान देना है। स्टोचैस्टिक सिंगल प्लेयर क्या होगा यदि हमें नहीं पता है कि रिज़ल्ट ऑफ एक्शन क्या होगा। एग्जांपल के लिए सोल्टेयर में शफल अननोन होता है और मीन स्वीपर में माइन लोकेशन भी अननोन होता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं एक्सपेक्टिमैक्स सर्च, जिसमें चांस नोड्स होते हैं जैसे कि एक्शंस एक्सेप्ट दैट एनवायरनमेंट कंट्रोल्स करता है एक्शन चूजर्स को। मैक्स नोड्स एज बिफोर, चांस नोड्स लेते हैं एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपको पैकमैन गेम में भी एक्सपेक्टिमैक्स और मिनी मैक्स लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, जब आप दोनों साइड से घोस्ट या फिर डेविल से घिरे हुए हों और आपके एस्केप की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ना हो और आपका स्कोर 0 हो। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, हमें क्यों एवरेज करना है यूटिलिटीज़ को, क्यों मिनी मैक्स नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक एजेंट शुड चूज़ द एक्शन जो कि मैक्सिमाइज़ करता है इसके एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को, गिवन इट्स नॉलेज, जिसमें क्या होता है जनरल प्रिंसिपल फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रायः हम इसके लिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी। हम इस आइडिया को लगातार देखेंगे। अब हम इस डेफिनेशन को डीकम्प्रेस करते हैं। रिमाइंडर प्रोबेबिलिटीज़, एक रैंडम वेरिएबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक इवेंट जब आउटकम अननोन हो। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक असाइनमेंट ऑफ वेट्स टू आउटकम्स। एग्जाम्पल, ट्रैफिक ऑन फ्री वे। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन फ्रीली जा रहे हैं और कोई ट्रैफिक नहीं है और अचानक से भी ट्रैफिक आ सकता है। तो यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल होगा टी, वेदर देयर इज़ अ ट्रैफिक। आउटकम क्या हो सकता है, टी या तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, या हल्का ट्रैफिक रहेगा, या हैवी ट्रैफिक रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, टी इन नन लाइट हैवी। तो यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। यदि पी ट्रैफिक नन है तो 0.25, ट्रैफिक लाइट है तो 0.55 और ट्रैफिक हैवी है
तो 0.20। कुछ लॉस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, जैसे कि प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे। प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगे? ओवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स सम टू 1। जैसा कि हमें एविडेंस मिलता रहेगा, प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो सकते हैं। जैसे कि PTB ट्रैफिक हैवी, तो क्या हो सकता है 0.20। यदि ट्रैफिक हैवी है और टाइम है 8 AM, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.60। इसके बाद हम और मेथड्स के बारे में बात करेंगे फॉर रीजनिंग एंड अपडेटिंग प्रोबेबिलिटीज़ लेटर्स। प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हैं? व्हाट आर प्रोबेबिलिटीज़? तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिविटीज़ और फ्रीक्वेंसी आंसर मिल सकते हैं। आप लगातार यदि आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे तो उसके बाद आपको कुछ एवरेज आंसर मिलते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एम्पिरिकली एस्टिमेटिंग करना पी रेन फ्रॉम हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको एस्टिमेट करना है कि कितना रेन होगा, तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पास्ट डे पे, पास्ट वीक पे, पास्ट मंथ पे या पास्ट ईयर पे कितना रेन हुआ था, उन सभी का क्या निकालते हैं हम? एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि पैकमैन का एस्टिमेट लेंगे कि क्या करेगा घोस्ट, और इसके अलावा घोस्ट पास्ट में क्या कर चुका है, यानी कि घोस्ट या डेविल कितने नंबर ऑफ पैकमैन्स को पास्ट में किल कर चुका है, या पैकमैन कितना डॉट्स को ईट कर चुका है, इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। एसर्शन करेंगे कि फ्यूचर एक्सपेरिमेंट कैसे होगा इन द लिमिट। इसके अलावा हम यह भी सोचेंगे कि यदि कोई रैंडम इवेंट होती है, जैसे कि रोलिंग डाइस यानी कि पासा फेंकना, तो जब भी आप पासा फेंकते हैं तो जैसे कि आप पासा में देख सकते हैं या जानते होंगे आप कि उसमें टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5 और कभी 6। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर आ रहा है 1 या 6 और आप सेम पोजीशन में डाइस को एज इट इज़ थ्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको सेम वैल्यू मिले। और दूसरा होता है सब्जेक्टिविटीज या फिर बेयसियन आंसर। इसमें हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ बिलीव करते हैं अबाउट एन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक एजेंट का बिलीफ ये होता है कि यह रेनिंग हो रहा है, तो और साथ में क्या दिया जाएगा? टेम्परेचर। एजेंट का बिलीफ है कि रेनिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर भी देना पड़ेगा कि जो रेन हो रहा है वो हैवी रेन है, लो रेन है। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? पैकमैन का बिलीफ, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि घोस्ट या तो लेफ़्ट टर्न हो सकता है या फिर राइट टर्न हो सकता है, जो भी उसका स्टेट है इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम देखते हैं लर्न प्रोबेबिलिटीज़ फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और न्यू एविडेंस, जिससे कि अपडेट कर सकते हैं बिलीफ को। अनसर्टेनिटी हर जगह है, सिर्फ गेम फॉर चांस के लिए नहीं है, सिर्फ गेम और चांस बस के लिए नहीं है। जैसे कि आई एम सिक, विल आई स्नीज दिस मिनट, मैं बीमार हूँ, क्या मैं इसे अभी ख़त्म कर सकता हूँ इसी मिनट में। और दूसरा अनसर्टेनिटी का एग्जांपल क्या है? आपके पास कोई ईमेल आया है जिसमें बहुत सारे वर्ड हैं फ्री फ्री, क्या यह स्पैम हो सकता है? यह भी एक तरह की अनसर्टेनिटी है। आपके दांत में चोट लगी है, तो आपको क्या कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या 1 घंटा या 60 मिनट इनफ है एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए? रोबोट रोटेटेड करता है व्हील को 3 टाइम्स, तो यह लगातार इसको कितनी बार कर सकता है? क्या गली को पार करना सेफ़ है? क्योंकि आपको दोनों तरफ देखना होता है, हो सकता है किसी भी तरफ से गाड़ी आ जाए और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सोर्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी रैंडम वेरिएबल्स में, जैसे कि इनहेरेंटली रैंडम प्रोसेस में, जैसे कि डाइस में। यदि आप किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए, कभी 4 आए, कभी 5 आए, कभी 6 आए। इनसफिशिएंट या वीक एविडेंस हो सकते हैं। इग्नोरेंस ऑफ अंडरलाइंग प्रोसेसेस हो सकता है। अनमॉडल वेरिएबल्स हो सकते हैं। वर्ड्स जस्ट नॉइजी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान हो। रिव्यू एक्सपेक्टेशंस, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स
जैसे कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स जो कि रिलेटेड है आर से, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जहाँ पे ई पी एक्स एफ एक्स इक्वल समेशन एक्स एफ एक्स पी एक्स। एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फेयर डाई रोल। यदि हमारे पास एक डाइस है, यदि आप उसको थ्रो करेंगे तो 1 यदि आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है 1/6, 2 का प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 का भी 1/6, 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6, 6 का भी 1/6। तो यदि आप सभी को सम करें तो इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फेयर डाई रोल क्या होगा 3.5। यूटिलिटीज़ ऐसे फंक्शन हैं, यूटिलिटीज़ आर फंक्शन फ्रॉम आउटकम्स जो कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं टू रियल नंबर्स, जो कि डिस्क्राइब करते हैं एक एजेंट के प्रेफरेंसेस को। कहाँ से आते हैं यूटिलिटीज़? एक गेम में सिंपल हो सकता है +1 या -1। यूटिलिटीज समराइज करते हैं एजेंट के गोल को। थ्योरम एनी सेट ऑफ प्रेफरेंसेस बिटवीन आउटकम्स हो सकते हैं, कैन बी समराइज्ड एज अ यूटिलिटी फंक्शन, जो कि प्रोवाइडेड होते हैं प्रेफरेंसेस मीट करते हैं सर्टेन कंडीशन को। इन जनरल हमारे पास हार्डवायर यूटिलिटीज़ हैं और इसके बाद हम एक्शंस को इमर्ज करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्यों वाई डॉट वी लेट एजेंट्स डिसाइड देयर ओन यूटिलिटीज़। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।